फ्रेंड्स 2021 में इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में छपे एक आर्टिकल के अनुसार भारत भर में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग स्लीप एपनिया की बीमारी से ग्रस्त हैं और भारत भर में इसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 12 to 14% है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगा कि स्लीप एपनिया आखिर होता क्या है। स्लीप एपनिया एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें सोने के वक्त पेशेंट की ब्रीदिंग टेम्पररीली रुक जाती है और जिसको अगर टाइम पर डायग्नोज या ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट्स को कई टाइप के भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्लीप एपनिया की जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखिए पहला डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अपर एयरवेज से लोअर एयरवेज की तरफ ऑक्सीजन जाने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब देखिए ये दूसरा डायग्राम। इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि जब अपर एयरवेज से लोअर एयरवेज में ऑक्सीजन जा रहा है तो वहां एक ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा डायग्राम एग्जैक्टली दर्शाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है। पेशेंट की सांस की नली पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है बिकॉज थ्रोट के पीछे का सॉफ्ट टिश्यू कोलैप्स होने लगता है। वैसे तो स्लीप एपनिया प्राइमरीली 3 टाइप के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया और मिक्स्ड एपनिया सिंड्रोम। लेकिन इस डिस्कशन में हम प्राइमरीली बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमनली देखा जाता है। वीडियो के इस पार्ट में जानेंगे स्लीप एपनिया के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला और कॉमन सिम्टम होता है एक्सेस स्नोरिंग, ज्यादा खर्राटे लेना। अमूमन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब भी कोई आदमी आराम से सो रहा है या बहुत ज़्यादा थक के सो रहा है इसीलिए वो खर्राटे लेता है। लेकिन अगर ये स्नोरिंग या खर्राटे हद से ज़्यादा हैं तो ये स्लीप एपनिया का मार्कर हो सकते हैं। एडिशनल सिम्टम्स होते हैं दिन भर में थकान महसूस होना। कुछ पेशेंट्स को दिन भर में स्लीपीनेस या ड्राउजीनेस की फीलिंग होती है। उसी के साथ रात को सोते वक्त रेस्टलेस फील होना, या कुछ लोगों को रात को सोने में खर्राटे लेने के वक्त अचानक से चोकिंग सेंसेशन फील होता है। कई लोगों में रात की नींद अचानक से टूट जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सांस टेम्परेली रुक रही है। उसी के साथ दिन भर में हो सकता है इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस और इरिटेबिलिटी। कुछ अनकॉमन सिम्टम्स जो स्लीप एपनिया में देखे जाते हैं वो है हेडेक्स, डिप्रेशन या एंजाइटी या कई बार इवन सेक्सुअल डिसफंक्शन। जान लेते हैं कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से पेशेंट्स में स्लीप एपनिया की बीमारी देखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेस वेट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीज नेक सर्कमफ्रेंस। जिन लोगों को नेक के अराउंड फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में स्लीप एपनिया ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। उसी के साथ साथ मेल्स में एल्डरली लोगों में स्लीप एपनिया देखा जाता है। एडिशनली जो पेशेंट्स स्मोक करते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, या वो लोग जो सेडेटिव्स या स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, ये लोग स्लीप एपनिया के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री। कुछ ऐसे एडिशनल कंडीशंस जिसकी वजह से पेशेंट स्लीप एपनिया के लिए प्रोन होते हैं वो है टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स, जो कि बच्चों में कॉमनली देखा जाता है। उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल मेडिकल कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सीओपीडी, ब्रोंकियल एस्मा, पार्किंसनिज्म, पीसीओएस या इवन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशंस भी पेशेंट को स्लीप एपनिया के लिए प्रोन बनाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप एपनिया को अगर टाइम पर डायग्नोस और ट्रीट न किया गया तो पेशेंट्स को किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ सकते हैं। पहला है डे टाइम ड्राउजीनेस। जो पेशेंट स्लीप एपनिया से ग्रस्त होते हैं वो दिन की एक्टिविटीज़ में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ड्राइविंग या इवन घर के रूटीन काम करना रिस्की हो जाता है। स्लीप एपनिया की बीमारी की वजह से पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट आवर्स कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन और हार्ट पे इफेक्ट होने लगता है और ऐसे पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और लिवर की बीमारी से सफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तो और स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में हार्ट अटैक और पैरालिसिस अटैक आने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस कैसे होता है। अगर आपके साइंस और सिम्टम्स डॉक्टर के अनुसार स्लीप एपनिया के फेवर में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो स्लीप स्टडीज़ करें। स्लीप स्टडीज़ प्राइमरीली 2 टाइप की होती है, एक होती है होम बेस्ड स्लीप स्टडी और दूसरी होती है नॉक्टर्नल पॉलीसोम्नोग्राफी।
होम बेस्ड स्लीप स्टडी में एक टेक्नीशियन एक छोटी सी मशीन पेशेंट के बॉडी पे बांधते हैं, जिसमें प्राइमरीली 4 चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है। पेशेंट की हार्ट रेट यानी कि छाती की धड़कन, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, पेशेंट का एयर फ्लो और पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न। नॉक्टर्नल पॉलीसोम्नोग्राफी एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है, जिसमें होम बेस्ड स्लीप स्टडीज के पैरामीटर्स के साथ साथ पेशेंट की हार्ट, ब्रेन और लंग एक्टिविटी के साथ साथ आर्म और लेग मूवमेंट्स भी स्टडी किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप एपनिया को आखिर कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर स्लीप एपनिया माइल्ड वैरायटी का है तो ऐसे केसेस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो अपना वजन कम करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप होता है, अगर स्मोकिंग या अल्कोहल जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसे पूरी तरीके से कम करके बंद कर दें। और तीसरा इंपॉर्टेंट टिप होता है टू स्लीप इन अ लैटरल पोजीशन, एक करवट पे सोया जाए। फ्रेंड्स, मॉडरेट टू सीवियर स्लीप एपनिया के केसेस में सजेस्ट किया जाता है कि पेशेंट सीपैप मशीन यूज करें, जिसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर मशीन। इस मशीन में एक मास्क के द्वारा नाक के थ्रू एयर अंदर जाती है, जो कि हमारी सिकुड़ी हुई एयरवेज को खोल के रखती है, सो दैट पेशेंट आसानी से सांस ले सके। सभी स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को सजेशन दिया जाता है कि वो सोते वक्त, चाहे वो दिन में सोएं या रात में सोएं, ये सीपैप मशीन कॉन्स्टेंटली लगा के रखें। ऐसा देखा जाता है कि स्लीप एपनिया के लिए ये ट्रीटमेंट करते वक्त कुछ पेशेंट्स को शुरुआती दिनों में डिस्कम्फर्ट होता है, स्ट्रैप्स लगाने के वक्त तकलीफ होती है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स जब भी ये मशीन टाइमली यूज़ करते हैं और उन्हें इसकी आदत हो जाती है और उन्हें जब इसका बेनिफिट दिखता है तो उन्हें सिग्निफिकेंट फ़ायदा होता है। जिन पेशेंट्स में एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी होती है, या वो पेशेंट जिनमें एयरवे में सिग्निफिकेंट सिकुड़न होती है, या वो पेशेंट जो सीपैप पे एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं देते, ऐसे लोगों में सर्जिकल ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को ऑफर किया जाता है यूवुलोपैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी, जिस सर्जरी में टॉन्सिल और एडिनॉइड्स के साथ एक्सेस टिश्यू रिमूव किया जाता है, सो दैट उस ऑब्स्ट्रक्शन को मैकेनिकली रिमूव किया जा सके। स्लीप एपनिया चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, हर वैरायटी में डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की मदद से पेशेंट्स को वेट लॉस करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, सो दैट स्लीप एपनिया की सिवियरिटी के साथ साथ वो कॉम्प्लिकेशंस को होने से भी घटा सके। फ्रेंड्स, जेरोम सीगल का कहना था, हैविंग स्लीप एपनिया इज लाइक स्मोकिंग अ पैक ऑफ सिगरेट्स पर डे इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट कैन डू टू योर हेल्थ। फ्रेंड्स, बदनसीबी से स्लीप एपनिया एक बहुत ही अंडर रिकॉग्नाइज्ड और अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स में भी इस बीमारी का अवेयरनेस कम है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक बात आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी स्लीप एपनिया टाइम पे डायग्नोस हो जाता है तो पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिफाइड फील करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली सुधर जाती है और वो अपने आप को कई बार जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस में फंसने से बचा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लीप एपनिया के पेशेंट्स कई बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं, डाउन फील करते हैं। हमारे हेल्थ चैनल पर हम हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपको डीपली अर्ज करूंगा कि आप हमारे लाइफ ब्लिस मोटिवेशन चैनल और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ज़रूर जाएं और अपना कीमती फीडबैक देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं।